बड़ी बहू की पुरानी, छोटी बहू की नए जमाने की सोच। मुझसे सवाल करती है ये। मेरे से सवाल करने की हिम्मत की तेरी, तो ये ले। बीच बाजार एक शराबी अपनी बीवी को लगातार थप्पड़ मार रहा होता है। तभी श्रुति शराबी का हाथ पकड़ के उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे शराबी जमीन पर गिर जाता है। किसने मारा मुझे? क्यों मारा मुझे? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझ पर हाथ उठाने की? तभी राधा रोते हुए बोलती है, बहन जी मत मारो मेरे पति को, वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर जो बीच बाजार में तुम्हें मार रहा है वो परमेश्वर है। देखा नहीं कैसे एक थप्पड़ में धूल चाट रहा है? अगर ये थप्पड़ तुमने मारा होता तो आज तमाशा जो कुछ भी हुआ वो कभी नहीं होता। पति पत्नी साथ जीने के लिए होते। अत्याचार सहना संस्कार नहीं अपराध है। जवाब देना जरूरी है। अत्याचार सहना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अत्याचार करना। नहीं, वो चाहे कुछ भी करे मैं हाथ कैसे उठा सकती हूँ? वो मेरे देवता है, मेरे पति परमेश्वर है, और देवता के ऊपर हाथ कैसे उठाया जा सकता है? श्रुति आगे बढ़ती ही जमीन पर पड़े रमेश को उठाकर फिर एक थप्पड़ रमेश को मार देती है। ऐसे ही जब भी तुम्हें परेशान करे तब तुम्हें ठीक ऐसे ही एक थप्पड़ लगाना है। श्रुति की बात सुनकर बाजार में फिर कुछ औरतों का मुंह बन जाता है। हाय राम, ऐसे संस्कार कहाँ के? आज के जमाने की लड़कियां सारे संस्कार भूलती जा रही हैं। अरे बेशर्म, हम तो पति की इज्जत करते हैं, तुम्हारी तरह अपने पतियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। औरतों की बात सुनकर श्रुति आग बबूला हो जाती है और सड़क पर सभी से पूछती है, अगर इसकी जगह आपका पति होता आपको मारता तो मैं देखती कितना संस्कारी बनती है। बिना वजह हाथ उठे तो सबक सिखाओ। तुम जो सह रही हो वो अत्याचार है। पति परमेश्वर वाली बातें गलत हैं, सवाल उठाओ। श्रुति की बातों से राधा की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने बच्चों को गोद में उठाती है और श्रुति को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, मैं समझ गई बहन, अब इस दरिंदे के साथ मैं नहीं रहूंगी। ये रोज दारू पी कर आता और मुझे मारता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखों का पर्दा हटाने के लिए। अब मैं कोई भी अन्याय नहीं सहूंगी। अपनी और अपने बेटी की जिंदगी में बर्बाद नहीं करने वाली इसके चक्कर में। श्रुति घर लौटती है तभी उसका भाई रोहित मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे मम्मी, झांसी की रानी आ गई। आज फिर बाजार में किसी औरत की आंखों की पट्टी खोल कर आ रही है। बेटी तू क्यों ऐसी हरकतें करती? अगर समाज में झगड़ालू कहलाएगी तो कौन करेगा तुझसे शादी? क्या कहेंगे लोग? इसकी लड़की झगड़ालू है। अरे भगवान, क्या सीख दे रही हो हमारी बिटिया को? बिटिया ऐसी होनी चाहिए। नई जमाने की सोच होना ही ठीक है। आज की लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ पापा बिल्कुल। आज मैं घर लौट रही थी तभी मैंने देखा कि रास्ते में एक पति शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट रहा था। तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने उसका विरोध किया और उसे एक थप्पड़ मारा और उसकी पत्नी को बचाया। शाबाश बेटी, किसी भी मर्द की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, चाहे उसे जानती हो या नहीं। ये भगवान, इन बाप बेटी ने क्या कर रखा है? शादी कैसे होगी इस लड़की की? अगर ऐसा ही करती रही तो ना जाने इसका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ शाम को अपने ससुराल की बड़ी बहू काजल दरवाजे के पास बेचैन घूम रही है। ये अभी तक नहीं आए हैं, शाम होने को है। इतनी देर तो करते नहीं, मुझे फिक्र हो रही है। तभी काजल की सास कमला देवी आती हैं। अरे क्यों दरवाजे पर बिल्ली की तरह घूम रही है? क्या काम है तुझे? देखिए ना माँ जी, रात होने को है, वो अभी तक नहीं आए हैं। न जाने बिना बताए कहाँ चले गए। तू बड़ी चौधराइन बनी फिरती है। वो कहीं जाएगा तो तुझे बताकर जाएगा। तू खाना गरम करके रख, वो अपना काम करके आ जाएगा। ऐसी रात के 11 बज जाते हैं। गौरव घर आता है। आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। गधी हो क्या? तुझे पता नहीं है मेरा पेट भरा है, फिर क्यों पूछ रही है खाने के लिए? इस तरह गौरव काजल को डांटता है। धक्का देकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। वहीं गौरव के इंतजार में भूखी काजल कमरे में आती है। कहाँ चले गए थे आप? इतनी देर क्यों हो गई? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। गौरव पास में रखा पानी का जग उठाता है और काजल के मुंह पर फेंक देता है। मैं क्या तेरा गुलाम हूँ? हाँ, कहाँ गया था, क्यों गया था, तुझे बताऊंगा। दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद खराब कर रही है, चल भाग यहाँ से। काजल कमरे से चली जाती है और किचन में रोते हुए मन में सोचती है, हे भगवान, क्या मेरा जीवन कभी नहीं बदलेगा? आखिर मेरी क्या गलती है जो मेरा पति मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है? इसी तरह सुबह होती है। काजल खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सभी खाना खाने लगते हैं। आज मैंने सबके लिए खास खाना बनाया, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। ए जी, खाना कैसा लगा? एकदम बेकार। खाना बनाना आता भी है तुम्हें? और दिखता नहीं है मैं अखबार पढ़ रहा हूँ? सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। इतना कहकर गौरव चला जाता है। अरे बड़ी बहू, क्यों टोका मेरे बेटे को? देख वो भूखा ही चला गया। इतना कहकर हरि प्रसाद और कमला भी डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते हैं। वहीं रोहन एक पार्क में श्रुति से मिलता है। रोहन,
तुमने अपने घर वालों को बताया हमारे बारे में? पहले जॉब कंफर्म होने दो, जॉब कंफर्म होते ही बता दूंगा। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और शाम में रोहन घर आता है। मुझे आप लोगों के खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? मेरी जॉब कंफर्म हो गई और इंक्रीमेंट भी हो गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब घर को संभालने वाले 2 कंधे हो गए। क्या हुआ देवर जी, मुझे समझ नहीं आया। काला अक्षर, भैंस बराबर की महारानी, तेरे देवर की नौकरी पक्की हो गई है। वाह देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। थैंक यू भाभी। आज तो खुशखबरी है बड़ी बहू, आज कुछ स्पेशल खाना बनाना। 1 मिनट, मुझे आप लोगों से कुछ से बात करनी है। बोलना बेटा, क्या बात है? मुझे एक लड़की पसंद है, लड़की भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं, पता नहीं कौन है, कैसी लड़की होगी, ऐसे कैसे शादी करवा दूं? मम्मी बहुत अच्छी लड़की है, श्रुति नाम है और पढ़ी लिखी भी है। लव मैरिज नहीं, मैं तेरी अरेंज मैरिज ही करवाऊंगी। नहीं माँ, मैं श्रुति से ही शादी करना चाहता हूँ। पढ़ी लिखी है, अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है, वो भी मुझसे प्यार करती है। बस आप लोगों के हाँ करने की देर है। इतना कहकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे मान जाओ कमला, वैसे भी एक बेटे की शादी हमने अरेंज मैरिज ही की है। हाँ, नहीं तो लड़की लेकर भाग गया तो हमारी ही बेइज्जती होगी। घर वाले थोड़ा हिचकिचाते हैं पर रोहन और श्रुति की शादी के लिए मान जाते हैं। देवर जी की बारात में मैं खूब नाचूंगी। खबरदार, जो उल जलूल हरकतें की तो मैं ऐसी उल जलूल हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहन के परिवार वाले श्रुति के घर रिश्ता लेकर आते हैं। अरे भाई, हमें तो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छा लड़का ही पसंद करेगी। जी, आपको कैसी लगी हमारी श्रुति? वैसे मेरे बेटे ने लड़की तो बिल्कुल गोरी चिट्टी पसंद की है, ये तो हमारे घर की बहू बनने के लायक है। अब बच्चों की पसंद है तो हमें तो झुकना ही पड़ेगा, हमें भी रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी तय हो जाती है। शादी की तारीख निकलती है और शादी वाले दिन धूम धड़ाके से रोहन की बारात निकलती है। मैरिज हॉल के नीचे काजल बारात से में नाचने लगती है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। अरे रुक जा, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि सब नाचना भूल जाएगी। ज्यादा नाचने का शौक हो गया है, चुपचाप चल। ये सब श्रुति और उसकी सहेलियां बालकनी से देखती हैं। तू ऐसे घर में शादी करी जहाँ औरतों को ऐसे डांटा जाता है। जब ये बारात में ऐसा करें तो शादी के बाद रोहन तेरे साथ कैसा कैसा करेगा? रोहन की इतनी मजाल कि वो मुझ पर रोक टोक करे। तुम लोग तो जानती हो मैं नए जमाने की सोच रखती हूँ। अगर रोहन मुझे रोक टोक करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। फिर दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं और पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं। वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहना कर फेरे ले। रोहन श्रुति को वरमाला पहनाता है, श्रुति रोहन को माला पहनाती है। फिर दोनों फेरे लेते हैं। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। शादी के बाद नए जमाने की सोच रखने वाली श्रुति छोटी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। छोटी बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। शादी की तैयारी और इतने लंबे शादी से सब थक गए, सब अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। काजल श्रुति को रोहन के कमरे में पहुंचती है, ऐसे ही अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी तरह सुबह होती है और श्रुति अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्में हैं, जरा मैं भी तो देखूं मेरे बेटे ने कैसी लड़की पसंद की है। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। श्रुति किचन में आती है और बड़े प्यार से अपनी पहली रसोई में पकवान बनाती है और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। खाना तो अच्छा बना लेती हो। वाकई खाना अच्छा बनाया है। वाह श्रुति, क्या कमाल का खाना बनाया है। वाकई में बहुत कमाल का खाना बनाया है, जी करते तुम्हारे हाथ चूम लूं। क्या कमाल का खाना बना है? ठीक ही बना है, वैसे भी औरतों का काम ही होता है खाना बनाना, इतनी क्या तारीफ कर। गौरव की बातें सुनकर श्रुति खुद को रोक नहीं पाती और भैया, इतना ही आसान है तो क्यों औरत की पहली रसोई करवाते हैं? शादी के बाद मर्दों की पहली रसोई करवानी चाहिए। छोटी बहू, जेठ को भला कोई ऐसे जवाब देता है? लेकिन मम्मी जी, ये तो उन्होंने गलत कहा ना। गलत कहने पर जवाब देना मेरा अधिकार है। बड़े बड़े होटलों में मर्द ही खाना बनाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल औरतों का ही काम होता है खाना बनाना। औरत और भी बहुत काम कर सकती है। श्रुति का जवाब सुनकर गौरव खाना छोड़कर चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन छत पर काजल कपड़े सुखा रही होती है, तभी श्रुति आती है। देवरानी जी, जरा सुनिएगा। हाँ दीदी बोलिए, कुछ मदद करा दूं? नहीं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। बोलिए ना दीदी।
श्रुति ऐसे अपने बड़ों को जवाब नहीं देते। अपने पति, जेठ, ससुर, सास के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। दीदी, मैं नए जमाने की सोच वाली बहू हूँ। जब कोई गलत कहे या करे तब तो जवाब देना बनता है ना। वैसे भी गलत के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। इतना कहकर श्रुति चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात हॉल में अंजलि पढ़ाई कर रही होती है। मम्मी मम्मी, ये क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। बेटी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। तुम अपनी चाची से पूछो, वो पढ़ी लिखी हैं। आओ अंजलि बेटी, मैं पढ़ा देती हूँ। हाँ हाँ बेटी, तेरी माँ के पास इतना दिमाग नहीं है कि तुझे पढ़ा सके। गवार है तेरी माँ, गवार। तेरी माँ के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। तेरी माँ की बुद्धि इतनी मोटी जितनी मोटी भैंस नहीं। मम्मी गवार, मम्मी गवार, गवार मम्मी। अंजलि की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और काजल का चेहरा उतर जाता है। ये देखकर श्रुति गुस्सा हो जाती है। नहीं बेटी, ये तुम्हारी मम्मी है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप कमरे में जाओ, मैं अभी आपको पढ़ाने आती हूँ। अंजलि अपनी किताब लेकर कमरे में चली जाती है। तभी श्रुति, आपको थोड़ी सी भी समझ नहीं है? बच्चों के सामने ऐसे बात करने से उन पर क्या असर पड़ेगा? इतनी छोटी बच्ची के सामने आप उसकी माँ की बेइज्जती करेंगे तो वो भी तो उनसे ऐसे ही बात करेगी। और आप लोग क्या हंसने लगे? उन्होंने क्या जोक मारा था? तुम अपने काम से काम रखो, मुझे ज्यादा मत सिखाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसके सामने कैसी बातें करनी है और किसके सामने कैसी बात नहीं करनी है। तो तुम ज्यादा मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूँ। छोटी बहू, माना तू जवानी की सोच वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने ससुराल वालों पर सवाल उठाएगी। वो पति पत्नी का आपसी मैटर है, तू क्यों पड़ रही है बीच में? आपसी मैटर है तो आपस में सुलझाएं। हॉल में सबके सामने, बच्ची के सामने दीदी को गंवार कहने का क्या मतलब है? दीदी तो बिना पढ़े अनपढ़ हैं, आप तो पढ़ लिख कर। श्रुति, क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। माफ कीजिएगा भैया, श्रुति से गलती हो गई। रोहन बीच बचाव करते हुए श्रुति को कमरे में ले जाकर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और शनिवार के दिन श्रुति के कुछ दोस्त श्रुति को वीडियो कॉल करते हैं। ओ मिस सशक्त नारी, साड़ी में तो आप बिल्कुल नारी लग रही हैं। क्या चीप लाइन मारी है। बोल, कैसे याद किया? अरे शादी के बाद तो हमारा ज्वालामुखी हमें भूल ही गई, तो सोचो हम फोन कर लें। आज सैटरडे नाइट है, नीलम के घर मूवी नाइट है और तुझे आना है। डन, मैं जरूर आऊंगी। धीरे धीरे रात होती है। सभी के खाना खाने के बाद श्रुति पार्टी में जाने के लिए जीन्स टॉप पहनकर तैयार होकर बाहर निकलती है। आज मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, मैं उनकी पार्टी में जा रही हूँ। अरे छोटी बहू, ये क्या तरीका हुआ? इतनी रात को पार्टी में जा रही हो? पापा जी, पार्टी तो रात में ही होती है ना। अरे फिक्र मत कीजिए, हम सब सहेलियाँ एक सहेली के घर पर ही पार्टी कर रहे हैं। छोटी बहू, और तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कमला, ओ कमला, ये देखो तुम्हारी बहू क्या कर रही है। बहू, ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? ऐसे कपड़े हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती हैं। तुम्हें क्या तुम्हारे घर वालों ने कोई संस्कार नहीं दिए कि ससुराल में बहू को कैसे कपड़े पहनकर रहने चाहिए? ऊपर से ये कपड़े पहनकर तुम ससुर के सामने आ गई। क्यों माँ जी, इसमें क्या खराबी? मैंने कोई फटे पुराने कपड़े तो नहीं पहने, बस जीन्स टॉप तो पहना है। इसमें इतनी भी क्या खराबी है? अरे ये भी कोई कपड़े हैं? हमारे घर की बहुएं साड़ियाँ पहनती हैं, ना कि ऐसे फिरंगियों जैसे कपड़े। मम्मी जी, मैंने तो जीन्स टॉप ही पहना है। साड़ी में तो फिर भी पेट दिखता है, लेकिन जीन्स टॉप में तो मेरा पूरा शरीर ढका है। फिर क्या परेशानी है इन कपड़ों में? फिर भी छोटी बहू, तुम इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी? नहीं मम्मी जी, मेरे दोस्तों ने शादी के बाद पहली बार मुझे बुलाया है, मैं तो जरूर जाऊंगी। इतना कहकर श्रुति चली जाती है और कमला देवी और घर वाले रोहन से, रोहन, श्रुति को समझा ले। वो छोटी बहू है तो छोटी बहू की तरह अच्छे कपड़े पहने, वरना अगर हमें समझाना पड़ा तो उसे बुरा लगेगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन श्रुति लेट सोकर उठती है। तभी रोहन कमरे में आता है और कहता है, श्रुति तुम अब तक नहीं उठी? इतनी लेट से सोकर उठोगी तो मेरी कॉफी कौन देगा? मुझे देर हो रही है, मेरी कॉफी लाकर दे दो मुझे। इतनी देर हो रही है तो खुद कॉफी बनाकर क्यों नहीं पी लेते हो? मैं तो पहले उठूंगी, फ्रेश होंगी, फिर ही किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। अच्छा होगा तुम खुद ही बनाकर पी लो। श्रुति, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अभी तक तो मैंने हिंदी में ही बात की है, अगर मुझ पर रौब जमाने की कोशिश करोगे तो दूसरी भाषा में बात करूंगी। घर वालों के बहकावे में आकर रोहन श्रुति से जुबान लड़ाने लगता है। देखो श्रुति, जुबान संभाल कर बात करो। तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा पति हूँ। जाओ पहले जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। मैं अभी किचन में नहीं जाऊंगी और तुम मुझे भाभी और खुद को भैया मत समझने की भूल करना। मैं भाभी की तरह नहीं हूँ, मेरा नाम भी श्रुति है, श्रुति। अगर मुझे कॉफी बनाने के लिए मजबूर किया ना तो मैं तुम्हें कॉफी में नमक मिलाकर दे दूंगी और घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी रोहन मामला संभालते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं श्रुति, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें जब उठना होगा तब उठना, मैं कॉफी खुद बना लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम आराम से उठना। श्रुति और रोहन की प्यारी नोकझोंक के दरवाजे के पास से काजल सुन लेती है और किचन में आकर बर्तन धोते हुए अपने मन ही मन सोचती है, काश मेरे और गौरव के बीच भी ऐसा ही प्यार होता। देवर जी कितना प्यार करते हैं श्रुति से, दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे।
अभी काजल ये सब सोच ही रही होती है कि तभी श्रुति पीछे से आती है। ये दीदी क्या सोचकर मुस्कुरा रही है? दीदी दीदी क्या सोच रही हैं आप? मैं तो तुम्हारे और देवर जी के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। कितनी नोक झोंक और प्यार है तुम दोनों में। कितना प्यार करते हैं देवर जी तुमसे। रोहन मुझसे प्यार तो बहुत करता है, बस आज सुबह मेरा थोड़ा मूड खराब कर दिया उसने। मुझे सुबह सुबह गुस्सा आ गया, मैंने भी उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। काश मेरा और गौरव जी का रिश्ता भी ऐसा ही होता। भाभी, आपको भैया का विरोध करना चाहिए। जब वो गलत होते हैं तब आप क्यों उनकी बातें सुनती हैं? आपको उनका विरोध करना चाहिए, तभी उन्हें आपकी अहमियत समझ में आएगी और सबक भी मिलेगा। नहीं, वो मेरे पति हैं, मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकती। अब तुम छोड़ो ये सब बातें, जाने दो। भाभी चलिए कहीं बाहर चलते, इतने दिन हो गए मैं कभी आपके साथ बाहर नहीं गई। इसी बहाने हम दोनों थोड़ा घूम भी लेंगे। नहीं नहीं, अभी ये घर पर है, नहीं मैं उन्हें बिना बताए नहीं जा सकती। चलिए ना दीदी, मुझे कुछ सामान भी लेना है ताकि मैं रोहन के लिए कुछ अच्छा बना सकूं। मैं ना उसके लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ। प्लीज चलिए बाहर चलते हैं, इससे आपका भी थोड़ा मन बहल जाएगा और मेरा भी। घर की बड़ी बहू होने के बाद भी काजल को कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। वो गौरव से बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन नई जमाने की श्रुति के साथ बिना किसी को घर में बताए घर के बाहर चली आती है। दीदी पहले सब्जियां ले लेते हैं, वरना अच्छी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। सही कहा, सब्जी वाले भाई साहब 3-4 अच्छी हरी सब्जियां दे दीजिए। हाँ लीजिए ना, सारी सब्जी अच्छी है, बैंगन, टिंडे, परवल सब अच्छे हैं। सब्जी वाला सब्जियां तोलकर काजल के झोले में डाल देता है। इसी तरह राशन दुकान से श्रुति और काजल घर का थोड़ा सा राशन भी खरीद लेती है और फिर आते आते रास्ते में दीदी वो देखिए गेम शॉप, चलिए ना गेम खेलेंगे। दोनों गेम शॉप में चली जाती हैं और श्रुति गेम खेलती है और फिर घर लौटते हुए दोनों गोलगप्पे और चाट खाती हैं। जल्दी घर चलिए, मुझे तो डर ही लग रहा है। हम लोग काफी देर से बाहर है, पता नहीं घर में क्या होगा। कुछ नहीं होगा दीदी, हम लोग तो सामान लेने ही बाहर आए हैं और अभी ज्यादा देर कहाँ हुई है। तभी दोनों बहू को गौरव गोलगप्पे की दुकान पर देख लेता है और घर आकर वो गुस्से में बैठा काजल का इंतजार करने लगता है। तभी काजल घर में आती है। देखा दीदी, हम 1 घंटे में सामान खरीद कर और घूम कर वापस भी आ गए। कहाँ थी इतनी देर से? कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? अपने पति से पूछना भी जरूरी नहीं समझती है? वो मैं श्रुति के साथ घर का राशन और कुछ सब्जियां लेने बाहर गई थी और रास्ते में रुककर हमने गेम खेले और गोलगप्पे खाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से होने लगी कि तुम मेरी बिना इजाजत लिए बाहर जाने लगी हो? इस नए जमाने की सोच वाली के साथ खुद को चौधराइन समझने लगी हो? दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अब आपको बाहर जाने के लिए भी इनकी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? बाहर जाकर कुछ खा नहीं सकती हैं? श्रुति की आवाज से सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं। तभी रोहन भी बाहर आता है और गौरव रोहन से, रोहन तेरी बीवी काजल को भड़काकर अपनी तरह बनाना चाहती है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, समझा ले अपनी बीवी को, मामले में ना पड़ा करे। इतना कहकर गौरव चला जाता है। श्रुति आखिर तुम क्यों भैया और भाभी के मैटर में टांग अड़ाती हो? रोहन दीदी तो इतने सालों से इस घर में है, रोज भैया के अत्याचार सहती हैं और कुछ नहीं बोल रही हैं। कोई तो उनका विरोध करने वाला होना चाहिए ना। छोटी बहू, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बड़ा बेटा तेरी दीदी को मारता पीटता रहता है, अत्याचारी है मेरा बेटा। मम्मी जी, मुझसे ज्यादा तो आपने दीदी और भैया को देखा है, इसीलिए इस सवाल का जवाब तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और दीदी आप क्यों इतना सब कुछ सहती हैं? आप क्यों भैया का विरोध नहीं करती हैं? तो गलत है ना, अपनी छोटी छोटी बात पर आपको ऐसे क्यों सुनाया जाता है? क्यों नहीं आप विरोध करती हैं? आप क्यों सहती हैं ये सब? अगर आप ऐसे ही सहती रही तो एक दिन बाद बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ जाएगी। इतना कहकर श्रुति कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात में गौरव पूरी तरह नशे में धुत होकर घर पर आता है। अरे बेटा, तू लड़खड़ा क्यों रहा है? भैया आपने दारू पी है? मैंने पी नहीं है, मुझे पिला दी गई है। जैसा भी सही है, मजा आ रही है। ये सब बड़ी बहू की वजह से हो रहा है, वरना मेरा बेटा दारू को हाथ तक नहीं लगाता था। रोहन, राघव को डाइनिंग टेबल पे बैठा दे और जब वो खाना खा ले तो उसे कमरे में पहुंचा दे। रोहन गौरव को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। वहीं काजल किचन में काम कर रही होती है और बाकी सब हॉल में काजल को ही जिम्मेदार ठहराकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी श्रुति काजल से, दीदी आप क्यों नहीं पूछती हैं उनसे कि इतना लेट से क्यों आ रहे हैं और उन्होंने इतनी शराब कहाँ पी, क्यों पी? वो भी तो आपसे 36 सवाल करते हैं। नहीं नहीं श्रुति, घर के मर्द कुछ भी करें, औरतों को पूछने का अधिकार नहीं होता है। नहीं दीदी, आपको अपने पति से सवाल करने का पूरा अधिकार है। दीदी आपको खुद ही खुद का अधिकार लेना होगा, अपने अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। इतना कहकर श्रुति चली जाती है। श्रुति की बातें सुनकर काजल के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और वो हिम्मत करके गौरव की प्लेट लगाती है और उसके पास आती है। लीजिए खाना खा लीजिए, मैंने आज राजमा चावल और दही बड़े बनाए हैं, जरा खाकर तो बताइए कैसा बना है। क्यों, तुम मुझे पैसे देती हो? हाँ, तेरा खाना टेस्ट करने के लिए? चल भाग ऐसे।
अच्छा, और आज आप इतनी देर से क्यों आए? कहाँ थे आप और किसके साथ शराब पी है? यह सुनकर गौरव गुस्सा हो जाता है। तू पूछ रही थी ना खाना कैसे बना है, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ मैं कहाँ गया था, क्या किया और खाना कैसे बना है। गौरव जोर से काजल के बालों को पकड़ लेता है और काजल का मुंह जबरदस्ती राजमे की सब्जी की थाली में रगड़ने लगता है। अब बता खाना कैसा बना है। पानी दीजिए, मेरी आंखों में सब्जी लग रही है, पानी दीजिए ना। काजल आंखें बंद करके जलन से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सभी घर वाले बाहर निकल आते हैं। काजल आंख में सब्जी जाने से छटपटा रही होती है। श्रुति जल्दी से पानी लाकर उसका मुंह धुलाती है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं हुआ बेटी, तेरी मम्मी को, मम्मी ठीक है। कुछ ठीक नहीं है बेटी, तुम्हारे जल्लाद पापा ने सब्जी तुम्हारी मम्मी की आंख में लगा दी। गंदे बाबा, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कट्टी। रोहन समझा ले अपने बीबी को, मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। खुद के टाइम बड़ी मिर्ची लग रही है और ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि बेइज्जती हो। गौरव गुस्सा होकर श्रुति को एक थप्पड़ मार देता है और काजल के बीच में आने पर उसे भी एक थप्पड़ मारकर जमीन पर धकेल देता है। ये क्या कर रहे हैं भैया आप? वही जो तू नहीं कर पाया। गौरव बेल्ट निकालकर काजल को मारने लगता है। ये सब देखकर अंजलि रोने लगती है। तभी श्रुति गौरव की बेल्ट पकड़ लेती है। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझ पर हाथ उठाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं भाभी की तरह नहीं हूँ, भाभी सह लेती है, मैं नहीं सहन करूंगी। इतना कहकर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद बैग पैक करके बाहर आती है। रोहन, तुम्हारा घर किसी के रहने लायक नहीं है, मैं जा रही हूँ और तुम्हारे भैया को तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। इतना कहकर श्रुति चली जाती है और अगले दिन श्रुति अपने साथ डिवोर्स पेपर, पुलिस और एनजीओ के कर्मचारी नीता को लेकर वापस आती है और काजल से कहती है, इंस्पेक्टर, वो रहा मेरा जेठ, इसने ही मुझे थप्पड़ मारा और अपनी बीवी को भी बेल्ट से मारा। हवलदार, हथकड़ी पहना उसके हाथ में। अरे छोटी बहू, ये क्या कर रही है? तू अपने ही जेठ को जेल पहुंचाएगी। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मेरे पति को। हवलदार गौरव के हाथों में हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगता है। माफ कीजिएगा दीदी, आप भैया को माफ कर सकती हैं, मैं नहीं। श्रुति, ये सब तुम क्या कर रही हो? भैया के जेल जाने के बाद भाभी का क्या होगा? और अगर भैया तुम्हारी वजह से जेल चले गए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगे? मैं अपने साथ खुद डिवोर्स के पेपर लेकर आई हूँ। काजल, काजल मुझे बचा लो, मुझे मत जाने दो, मैं तो तुम्हारे पति परमेश्वर हूँ। श्रुति ऐसा मत करो। दीदी, मैं भैया और आपके डिवोर्स की पेपर्स भी लाई हूँ, इस जुल्मी के खिलाफ बयान दे दीजिए। गौरव पर श्रुति पर हाथ उठाने पर और अपनी पत्नी काजल से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगता है और गौरव को जेल में बंद कर दिया जाता है। काजल, श्रुति से कहो ना केस वापस ले ले, मैं आज के बाद से किसी भी औरत के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया, औरतें कमजोर नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर दो काजल। श्रुति प्लीज। श्रुति, मेरे लिए गौरव जी को माफ कर दो, आखिरकार ये सब तुमने मेरे लिए ही किया है। भाभी, एक शर्त पर केस वापस लूंगी, आप फिर कभी अपराध नहीं सहेंगी, वादा कीजिए, और खुद दूसरों को जवाब देने के काबिल बनेंगी। मैं वादा करती हूँ, आज से कभी किसी का अपराध नहीं सहूंगी और खुद के पैरों पर खड़ी होंगी। मैं भी वादा करता हूँ, मैं कभी किसी औरत पर अत्याचार नहीं करूंगा। श्रुति गौरव पर लगा सारे आरोप वापस ले लेती है। अब बड़ी बहू की पुरानी सोच छोटी बहू की नई सोच से बदल जाती है। अब काजल इवनिंग क्लास में पढ़ाई करती है और डेटा एंट्री का काम करते हुए इंडिपेंडेंट हो गई है।